नेक्स्ट जो हमने सीखना है दैट इज द कॉन्सेप्ट फॉर द आर्गन डायग्राम। आर्गन डायग्राम की जहाँ तक बात है, सबसे पहले बेटा समझ लो आर्गन डायग्राम कहते किसे हैं। आर्गन डायग्राम बेटा कहते हैं इट इज़ बेसिकली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आपके जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनको अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो रिप्रेजेंट करने का जो हमारे पास फॉर्मेट है या रिप्रेजेंट करने का जो हमारा तरीका है वो हमारा आर्गन डायग्राम के थ्रू होता है। अब एक चीज़ याद रखिएगा, इसको प्लॉट किस तरीके से करना है ये बहुत डिटेल है और बहुत ज़्यादा आपको समझ के चलना है। उसकी रीज़न ये है कि इसके अंदर वो लोसाई को भी इन्वॉल्व करता है। तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें सीखेंगे, लेकिन एक चीज़ मैं बिफोर दिस स्टार्टिंग बता दूं, जब आपने इसको ड्रॉ करना है यू हैव टू ड्रॉ इट एज एक्यूरेट एज पॉसिबल। आपको पहली बात तो ग्राफ पेपर कोई मिलने नहीं वाला है जिसके ऊपर आप इसको ड्रॉ करोगे। आप लोग इसको वैसे ही स्केच करके ड्रॉ करते हो, लेकिन जब आपने इसको ड्रॉ करना है तो आपने इसको एज एक्यूरेट एज पॉसिबल करना है, क्योंकि सिर्फ हमें ड्रॉ नहीं करना होता, उसके बाद इसको नेक्स्ट उसमें यूज़ भी करना होता है, राइट। तो ये चीज़ का ख्याल रखिएगा। अब बेटा होता हमारे पास क्या है कि जैसे आपके पास दो एक्सेस होती थी, एक आपकी एक्स एक्सेस होती थी, एक आपकी वाई एक्सेस होती थी, राइट। अब हमारे पास ये दो एक्सेस एक्स और वाई एक्सेस नहीं कहलाएंगी। इंस्टेड ऑफ दैट ये जो मेरे पास होगी दैट इज़ गोइंग टू बी नोन एज द रियल एक्सेस, और जो वाई एक्सेस होगी वो अब से हमारी क्या कहलाएगी, दैट इज़ नोन एज योर इमेजिनरी एक्सेस, राइट। अब फॉर एग्जाम्पल इधर मैं लिखता हूँ 0 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 4 -1 -2 -3। अब एक चीज़ बेटा याद रखिएगा व्हेन यू आर गोइंग टू ड्रॉ दिस, तो पहली बात तो ये आपकी जो इमेजिनरी और रियल एक्सेस है ये लाइंस जो हैं ये स्ट्रेट होनी चाहिए, और ये जो 0 1 2 3 के ग्रिडिंग है, ये जो आपके पास स्पेसिंग है, ये भी आपने जब ड्रॉ करनी है ऐसा ना हो कि 0 से लेके 1 तक ज़्यादा डिफरेंस है, 1 से लेके 2 तक डिफरेंस कम है, ये भी नहीं एक्सेप्टेबल है। अब इसके लिए मैं आप लोगों को एक हिंट देता होता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ ओके नाउ द पॉइंट इज कि जब आपने इस ग्रिड को प्लॉट करना है तो इसको जब प्लॉट करना है तो ये भी आपने क्लोज टू दी एक्यूरेसी ड्रॉ करना है। क्लोज टू दी एक्यूरेसी का मतलब ये है कि आपने जब इसको ड्रॉ करना है तो वो आप लोगों ने ड्रॉ जब करना है तो ये जो स्पेसिंग है ये बराबर होनी चाहिए। इसके लिए मैं हिंट ये कहता होता हूँ कि आप अपना जब स्केल लें तो स्केल को जब आप लोग रखें तो इधर जब आप रखेंगे स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए तो आपने करना ये है कि जब आप स्केल को करें तो यहीं पे क्या करो, ये स्केल का जो जैसे 1 है इधर एक डॉट लगा दो, 2 पे एक डॉट लगा दो, 3 पे एक डॉट लगा दो, 4 पे डॉट लगा दो, इसी तरीके से इधर 1 पे 2 पे 3 पे। तो होगा क्या कि आपकी जो मार्किंग्स बनेंगी वो ऑटोमेटिकली एग्जैक्ट सेम उसकी बन जाएंगी, राइट। जैसे मैंने कहा कि हमें इसको जो ड्रॉ करना है वो बहुत एक्यूरेट ड्रॉ करना है, ऐसे ही ड्रॉ करना है जैसे हम एक ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ कि भाई मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है विच इज़ u इज इक्वल्स टू 2 + 3i। अब मुझे पता है इसमें रियल वैल्यू 2 है, इमेजिनरी वैल्यू 3 है, तो यहाँ से मैं रियल के 2 पे गया और यहाँ से मैं इमेजिनरी के 3 पे आया, तो यहाँ से मैंने ये क्रॉस मार्क किया और इसको मैंने ओरिजिन से लाइन ड्रॉ कर दी। तो ये जो मेरे पास बना है दैट इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर बीइंग ड्रॉन ओवर हियर। ठीक होगी बात। इसी तरीके से अगर मैं आपको लेट से कहता हूँ u इज इक्वल्स टू -2 + 3i, या w कर लेते हैं, u तो हो गया, तो ये मेरा u है। w किधर होगा, दैट इज़ गोइंग टू बी -2 and 3 विच इज़ गोइंग टू बी अपैरेंटली ओवर हियर। इसको मैं इसके साथ ज्वाइन कर देता हूँ तो ये मेरे पास मेरा w ड्रॉ हो गया, राइट। तो सिंपल सा एक रूल है कि आपने इमेजिनरी एक्सेस जो है वो y एक्सेस बन जाएगी और जो आपकी x एक्सेस है दैट इज गोइंग टू बी योर रियल एक्सेस। ठीक होगी बात यहाँ तक। अब नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आती है वो दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। पहला जो कॉन्सेप्ट है दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडुलस। बिफोर आई मूव टूवर्ड्स द मॉडुलस,
let me write a generic complex number which is z is equals to a plus bi. एक मैंने जेनेरिक सा कॉम्प्लेक्स नंबर लिख लिया है जस्ट टू अंडरस्टैंड. अब सबसे पहली चीज आती है मॉडुलस. मॉडुलस की जहाँ तक बात है बेटा, मॉडुलस का साइन जो होता है वो एग्जामिनर वर्ड भी यूज कर लेता है और बार्स भी डाल देता है. जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर z है, इसके आगे अगर मैं बार डाल दूँ, दिस बार्स इंडिकेट्स दैट यू हैव टू फाइंड द मॉडुलस. अब पहली बात, मॉडुलस होता क्या है? मॉडुलस बेटा याद रखिएगा लेंथ को कहते हैं, लेंथ या मैग्नीट्यूड को, राइट. और इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है बेटा, दैट इज मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल्स टू अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर. आपने रियल वैल्यू को उठाना है, उसका स्क्वायर लेना है, इमेजिनरी वैल्यू को उठाना है, उसका स्क्वायर लेना है. दैट इज गोइंग टू प्रोवाइड यू विद द मॉडुलस. ठीक है. अब पॉइंट ये है, लेंथ और मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट. देखो मैंने अभी एक कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे ड्रॉ किया था. ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है ओरिजिन से लेके यहाँ तक, ये जो लाइन है इसकी कोई ना कोई लेंथ तो होगी ना. वो हो सकता है 5 सेंटीमीटर हो, वो हो सकता है 3 सेंटीमीटर हो, वो हो सकता है 10 सेंटीमीटर हो. वो जो भी लेंथ होगी, दैट लेंथ इज बीन रिप्रेजेंटिंग बाय द मॉडुलस. ये जो लेंथ है, लेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय मॉडुलस. ठीक होगी बात बेटा? जल्दी से इसको नोट डाउन करें, फिर एक स्टेप और आगे चलते हैं. ओके. नेक्स्ट हमारे पास जो चीज आती है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट. आर्ग्यूमेंट को हम जो सिंबल यूज करते हैं, दैट इज ARG विद अ ब्रैकेट ऑफ Z, राइट. आर्ग्यूमेंट किसे कहते हैं? आर्ग्यूमेंट कहते हैं बेटा एंगल को. और ये जो एंगल है, याद रखिएगा, ये आपने रेडियंस में रखना है, राइट. पूरे कॉम्प्लेक्स में एंगल आपका रेडियंस में चलेगा. बिफोर वी मूव टूवर्ड्स दिस फॉर्मूला, देखो जब एंगल फाइंड करते हैं, आप ट्रिग्नोमेट्री अब पढ़े हुए हैं आपने. ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपको याद हो तो एंगल के साथ आपको लिमिट भी गिवन होती थी. तो यहाँ पे याद रखिएगा, आर्ग्यूमेंट की जो लिमिट है, दैट इज x आर्ग्यूमेंट इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू माइनस पाई लेस देन एंड इक्वल्स टू पाई. ये आपके पास आपके आर्ग्यूमेंट की लिमिट होती है. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. गौर से देखिएगा कैसे फाइंड करना है. इसका जो फॉर्मूला होता है, दैट इज आर्ग्यूमेंट of z is equals to tan inverse imaginary divided by real. आपने इमेजिनरी और रियल की जो वैल्यूज को लेना है, याद रखिएगा वैल्यूज शुड बी टेकन विदाउट साइन. ठीक है. अब क्या बनेगा? दिस इज गोइंग टू बी, जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे एक लिया था, ये कॉम्प्लेक्स नंबर लेके मैं चला हूँ रेफरेंस के लिए. तो इसका अगर मुझे आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है तो वो क्या बन जाएगा? दैट इज गोइंग टू बी आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल्स टू tan इनवर्स इमेजिनरी b है डिवाइडेड बाय a. और a और b को विदाउट साइन पिक करना है, इस चीज का खास ख्याल रखिएगा. दैट्स द फॉर्मूला. अब एक चीज याद रखिएगा, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास क्वाड्रेंट्स होते थे, यहाँ पे भी क्वाड्रेंट्स हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि लिमिट माइनस पाई से पाई की है, तो यहाँ पे क्वाड्रेंट्स डिफरेंटली बिहेव करते हैं. पहले तो समझ लेते हैं पॉजिटिव पाई और नेगेटिव पाई होगा क्या. वो और से देखो, अभी लिखे मत. If this is the axis given to us, ये मेरी रियल है, ये मेरी इमेजिनरी है. पहली चीज तो बेटा याद रखनी है, एंगल स्टार्ट्स फ्रॉम दिस लाइन
तो ये वाला आपके पास जो एंगल होगा दैट इज गोइंग टू बी 0 रेडियंस। ठीक है, इधर से स्टार्ट होगा एंगल। वो और से सुने, इस 0 से स्टार्ट करके ये वाली जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में हम कहते हैं दैट इज पॉजिटिव पाई। ठीक है, ये 0 से स्टार्ट किया, इस 0 से स्टार्ट करके ये वाली जो डायरेक्शन है आपकी, इस डायरेक्शन को, ये वाली जो डायरेक्शन है दैट इज बेसिकली नोन एज नेगेटिव पाई। ठीक है जी, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बहुत क्लियर कट है। आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट तो ये वाला है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है जिसको बेसिक एंगल भी कहते थे। ठीक है, ये सेकंड क्वाड्रेंट भी है, लेकिन थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट नहीं है, क्योंकि थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए क्या होगा, दैट इज गोइंग टू बी इन अ नेगेटिव डायरेक्शन। ये 0 है आपके पास, यहां से इस डायरेक्शन में अगर मैं जाऊंगा तो ये वाला पॉजिटिव पाई बनेगा, अगर मैं ये वाली डायरेक्शन पकड़ूंगा तो ये वाली साइड नेगेटिव पाई बनेगी। तो याद रखें, फर्स्ट क्वाड्रेंट बेसिक एंगल का, सेकंड क्वाड्रेंट भी है, फर्स्ट और सेकंड एज इट इज है, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो क्वाड्रेंट्स डिसाइड होंगे वो डिसाइड ज़रा अलग तरीके से करेंगे। उसको कैसे करना है उसके लिए पहले इतना नोट डाउन कर लें, फिर हम लोग उस पर बात करते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है बेटा? नोट डाउन हो गया है? गर्ल्स डन? ओके, अब बड़े ध्यान से समझें इधर क्वाड्रेंट्स कैसे बिहेव करते हैं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा गलतियां बच्चे यहीं पे करते हैं। ये मेरा स्टार्टिंग एंगल है विच इज़ द 0 डिग्रीज। राइट, ये 0 है, ये इमेजिनरी एक्सेस आ गई, ये रियल आ गई। बेटा यहाँ पे आपने करना क्या, जैसे होता था ना ट्रिग्नोमेट्री में, आप ऐड शुगर टू कॉफी के लिए छोटा सा एक क्वाड्रेंट्स का बनाते थे, यहाँ पे आपने वो नहीं ड्रॉ करना है, यहाँ पे आप छोटा सा आर्गन डायग्राम अपने लिए ड्रॉ करोगे। ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप सबको देखेंगे। पहले हम इधर रह रहे हैं, गौर से देखो। अगर मेरा z है बेटा, z इज इक्वल्स टू a प्लस बी आई, जिसका मतलब ये हुआ रियल वैल्यू भी पॉजिटिव है, इमेजिनरी वैल्यू भी पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये 0 है, तो यहाँ पे a आ गया, यहाँ पे मेरा b आ गया। ठीक है, तो ये मेरे पास इसका मार्क बन जाएगा एंड दिस इज गोइंग टू बी द कॉम्प्लेक्स नंबर ड्रॉन। अब जब मैं निकालूंगा एंगल तो वो क्या बनेगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z दैट विल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स b डिवाइडेड बाय a। रेडियंस में हम निकालेंगे तो वो हमारे पास जो एंगल मिलेगा, हमें थीटा से नेम आउट कर रहा हूँ मैं उसको, वो कौन सा वाला मिलेगा, वो 0 से स्टार्ट होके ये वाला एंगल मुझे ये फॉर्मूला दे देगा। वो जितना भी आंसर आएगा वो ये वाले एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, क्योंकि a भी मेरे पास पॉजिटिव है और b भी मेरे पास पॉजिटिव है, तो ये वाला एंगल मुझे मिल जाएगा। ये तो हो गया सिंपल सा। सबको क्लियर है यहाँ तक पॉइंट? अभी कोई लिखेगा नहीं। Everybody is sorted with this? ओके, एक स्टेप मैं और आगे चल रहा हूँ। अगर मेरे पास मेरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल्स टू -a प्लस बी आई हो जाए, विच मीन्स रियल की वैल्यू नेगेटिव है, इमेजिनरी की वैल्यू पॉजिटिव है, तो वो कौन सा वाला होगा, दिस इज गोइंग टू बी -a, ये पड़ा हुआ है जी b, तो दिस इज गोइंग टू बी द पॉइंट, और ये वाला आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर z रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब इस केस में जो एंगल बनेगा
वो एंगल कौन सा होगा बेटा, वो ऑल द वे अराउंड इधर से स्टार्ट करके ये वाला पूरा बनेगा। तो अब इसको कैसे निकालना है, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, गौर से देखो, दैट इज गोइंग टू बी tan इनवर्स b डिवाइडेड बाय a। याद रखिएगा a और b की वैल्यू को साइन के साथ नहीं लेना है, विदाउट साइन लेना है। ये जो a का नेगेटिव है इसको नहीं पिक करना। और थीटा आपके पास कैसे निकलेगा, माइनस पाई कर देना है, दैट इज गोइंग टू प्रोवाइड यू विद द थीटा। ये आंसर होगा आपका आर्ग्यूमेंट का। यहां तक क्लियर हो गया बेटा? एवरीबडी इज सॉर्टेड विद दिस? ओके, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लें। मैं इसको थोड़ा सा अगर और नीट करना चाहूँ तो लेट मी डू इट लाइक दिस। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का आ गया, ये सेकंड वाले का इधर कर देता हूँ मैं, ताकि अलग अलग हो जाएंगे, ज़्यादा इजी अच्छा समझ आ जाएगा। दैट इज गोइंग टू बी रिप्रेजेंटिंग थीटा ओवर हियर। ठीक है जी, ये मिटा देते हैं। फर्स्ट सिनेरियो, सेकंड सिनेरियो, दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द सेकंड वन। अब चलते हैं थर्ड पे, गौर से देखो थर्ड सिनेरियो क्या बनेगा। जी बेटा पूछो। सर जो आर्गन है वो हमारा ग्रेटर देन नेगेटिव पाई और लेस देन इक्वल टू पाई नहीं होगा? ग्रेटर देन बेटा नेगेटिव, ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू नेगेटिव पाई होगा, लेस देन एंड इक्वल्स टू पाई होगा। ओके, इसके दरमियान में रहता होता है। ओके ठीक है। ठीक है, अच्छा जी। तो अगर हम देखें तो हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट को देख लिया, ये फर्स्ट था, उसके बाद ये वाला आ गया जी सेकंड। अब चलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट पे। अच्छा, थर्ड क्वाड्रेंट पे जाने से पहले फोर्थ को डिस्कस कर लेते हैं, फिर थर्ड बहुत आसान हो जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट कैसा होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट है अगर मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल्स टू a माइनस बी आई हो जाए, राइट, विच मीन्स दैट इमेजिनरी की वैल्यू नेगेटिव हो जाए और रियल की वैल्यू पॉजिटिव हो। तो मैं ज़रा ड्रॉ करता हूँ बेटा, जब भी क्वेश्चन आएगा ना, जैसे ऐड शुगर टू कॉफ़ी बनाते थे, वैसे ही अब आपने क्या करना है, रियल और इमेजिनरी एक्सिस बना लेनी है छोटी सी। ये देखो, ये आ गई जी रियल एक्सिस, ये आ गई इमेजिनरी एक्सिस। a पॉजिटिव b नेगेटिव, क्या होगा हमारे पास, दिस इज पॉजिटिव a एंड दिस इज गोइंग टू बी नेगेटिव b, और ये मेरे पास मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। अब जो एंगल निकलेगा, अब देखो जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते थे ना आप लोग, तब आप एंगल निकालते थे ये वाला, क्योंकि लिमिट होती थी 0 to 360 की, अब या 0 to 2 पाई। अब लिमिट क्या है, माइनस पाई से पॉजिटिव पाई। अब ये वाला एंगल नहीं निकलेगा, इंस्टेड ऑफ दैट अब जो एंगल निकलेगा वो यहाँ से ये वाली डायरेक्शन में निकलेगा, जिसको हम नेगेटिव डायरेक्शन कहते हैं।
अब ये निकालना कैसे है, बहुत आसान है, गौर से देखो। आपने क्या करना है, थीटा लिख रहा हूँ मैं इसको, थीटा विल बी इक्वल्स टू टैन इनवर्स बी डिवाइडेड बाय ए। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ए और बी की वैल्यूज के साथ नेगेटिव नहीं लेना है, ठीक है। टैन इनवर्स बी डिवाइडेड बाय ए किया और साथ इसके नेगेटिव लगा दिया बाहर की तरफ। दैट इज गोइंग टू प्रोवाइड यू विद द आर्ग्यूमेंट। ठीक है जी, ये फोर्थ वाले उसके अंदर हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब थर्ड को समझ लेते हैं। अब थर्ड बहुत इजीली समझ आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा z जो है दैट इज इक्वल्स टू -a -b आए, तो पहले ज़रा मैं ड्रॉ करता हूँ। ये लो जी, छोटा सा इधर आर्गन डायग्राम ड्रॉ कर लिया मैंने। ये मेरा 0 आ गया, -a -b, ये बना इधर, ये ड्रॉ हुआ। अब टिग्नोमेट्री होती तो मैं थर्ड क्वाड्रेंट में ऑल द वे अराउंड यहाँ से जाता, लेकिन अब टिग्नोमेट्री तो है नहीं क्योंकि पाई की लिमिट है। तो एंगल जो निकालूंगा वो कौन सा वाला निकलेगा बेटा, दैट इज गोइंग टू बी दिस वन। लेट मी लेबल इट एज थीटा। अब ये कैसे निकालना है, बहुत आसान है। थीटा कैसे निकलेगा, जो कि आर्ग्यूमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या होगा, टैन इनवर्स बी डिवाइडेड बाय ए। याद रखना नेगेटिव साइंस नहीं लेने हैं, मैं बार बार ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ। माइनस पाई करना है बेटा, और इसके बाहर भी नेगेटिव लगा देना। दैट इज हाउ वी डील विद इट। क्लियर होगी बात बेटा। तो यहाँ पे जो क्वाड्रेंट्स हैं बहुत आसान है, फर्स्ट और फोर्थ वाला। टैन इनवर्स करना है बी इमेजिनरी डिवाइडेड बाय रियल, साइन कभी भी नहीं लेने। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एज इट इज आंसर होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में उसके साथ नेगेटिव लगा देना है। सेकंड और थर्ड एग्जैक्ट सेम है, पाई माइनस टैन इनवर्स करना है सेकंड के लिए एज इट इज, और थर्ड के लिए साथ नेगेटिव लगा देना है। छोटा सा ये आर्गन डायग्राम ड्रॉ कर लेना ताकि पता आपको चले कि कौन से क्वाड्रेंट में आप निकाल रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली इसको डील करना है। सबको क्लियर है बेटा? ओके जी, आए अब एक क्वेश्चन करते हैं ताकि जो कुछ हमने पढ़ा है वो हमें समझ आ सके। Find the modulus and argument of 2 plus I और दूसरा है -2 plus I। अब वो हमें कह रहे हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक 2 प्लस आई है, एक -2 प्लस आई है, इनका मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है। गौर से देखो किस तरह से करेंगे, दोनों को बारी बारी से पकड़ते हैं। फर्स्ट ए पार्ट, 2 प्लस आई, क्या होगा, ये मेरा रियल नंबर है, आई के साथ जो होता है वो इमेजिनरी होता है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब 1 है। गौर से देखो बेटा, सबसे पहले मॉडुलस फाइंड हो रहा है, अंडर रूट रियल का स्क्वायर विच इज गोइंग टू बी 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर विच इज इमेजिनरी, सो दैट इज गोइंग टू बी अंडर रूट ऑफ 5। एज इट इज अंडर रूट की फॉर्म में छोड़ दो, हमें कोई मसला नहीं होता, एज इट इज आंसर लिख देना, ठीक है। ये तो आ गया मॉडुलस। आर्ग्यूमेंट कैसे फाइंड करना है, अब आर्ग्यूमेंट के लिए बेटा देख लो कैसे कर रहा हूँ मैं, इस स्टेप को याद रखना और इस स्टेप को इसी तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। सबसे पहले डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा देना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, इधर छोटा सा आर्गन डायग्राम ड्रॉ किया, ये ड्रॉ कीजिए रियल एक्सिस, ये आ गई इमेजिनरी, ये 0 1 2 1 2, रियल का 2 इमेजिनरी का 1, ये लो जी, रियल का 2 इमेजिनरी का 1, ये मैंने ड्रॉ कर दिया। अब पता ये चला जो एंगल फाइंड करना है वो ये वाला एंगल फाइंड करना है। ये आर्ग्यूमेंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब अपने जो केसेस है उन पे जाओ, क्या लिखवाया था मैंने, आर्ग्यूमेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में, आर्ग्यूमेंट ऑफ z विल बी इक्वल्स टू, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए क्या लिखवाया था, tan इनवर्स इमेजिनरी विच इज 1 डिवाइडेड बाय रियल विच इज गोइंग टू बी 2। तो अगर आप इसकी वैल्यू अपने कैलकुलेटर से चेक करें, tan इनवर्स 1/2, तो वो कितनी आती है बेटा, दैट इज गोइंग टू बी 0.464 रेडियन। दैट्स द आंसर फॉर अस।
और ये मॉडुलस है। सबको क्लियर है? ये वाला बहुत सिंपल वाला करवाया मैंने। एवरीबडी सॉर्टेड बेटा? ओके। फिर उसने कहा था -2 प्लस आए। अब उसके लिए करते हैं, गौर से देखो। -2 प्लस आए। मॉडुलस तो बहुत आसान होता है। क्या होगा? √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अच्छा, मॉडुलस में अगर आप -2 भी लिख दोगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम स्क्वायर कर रहे हैं। तो ये तो आ गया बेटा √5। ये तो सिंपल हो गया। आर्ग्यूमेंट के लिए मैंने क्या बताया? डू नॉट रश टूवर्ड्स द फॉर्मूला। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं सर पहले फॉर्मूला लिख लें बाद में कैलकुलेट कर लेंगे। नहीं, फॉर्मूले पे नहीं जाना है, पहले आर्गन डायग्राम छोटा सा ड्रॉ कर लेना। इधर ये मैंने आर्गन डायग्राम किया बेटा। क्या होगा? दिस इज 0 1 2 1 2 -1 -2। रियल का -2, इमेजिनरी का 1। ये बना पॉइंट, इसको किया सेंटर से ज्वाइन। जो एंगल निकालना है वो ये वाला होगा। ठीक है, अब ये सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए फॉर्मूला क्या लिखवाया मैंने? दैट इज गोइंग टू बी पाई माइनस tan इनवर्स इमेजिनरी विच इज 1 डिवाइडेड बाय 2। तो यहां से मेरे पास क्या होगा? पाई माइनस tan इनवर्स 1/2। tan इनवर्स 1/2 की वैल्यू ऑलरेडी निकाली, 0.464 आई। तो यहां से आर्ग्यूमेंट ऑफ z कितना आ जाएगा बेटा? पाई माइनस 0.464 कितना आता है? दैट इज 2.67 रेडियंस। दैट्स द आंसर फॉर अस। दिस इज हाउ वी कैलकुलेटेड। जल्दी से इसको नोट डाउन करें, फिर मैं आपको एक और एग्जांपल करवाता हूं। ये नोट डाउन हो गया बेटे सबके? ओके, आए एक स्टेप और आगे चलते हैं। अब ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, अब इनका निकालेंगे। मैं चारों क्वाड्रेंट्स को आपको एक्सप्लेन करवाना चाह रहा हूँ। बारी बारी से दोनों को पकड़ते हैं। ए पार्ट 1 माइनस √3i। ठीक है, सबसे पहले बेटा निकालना है मॉडुलस। हमेशा पहले मॉडुलस निकाला करो क्योंकि वो सबसे आसान होता है। √1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। नेगेटिव डाल भी दो, कोई मसला नहीं होगा, स्क्वायर से उसने ख़त्म ही हो जाना है। तो क्या बनेगा? दैट इज़ गोइंग टू बी √1 + 3 विच इज़ गोइंग टू बी √4, जो कि आपके पास आंसर कितना आ जाता है? दैट विल बी इक्वल्स टू 2। ये तो हो गया। ठीक है, अब चलते हैं आर्ग्यूमेंट पे। आर्ग्यूमेंट क्या होगा? पहले बनाया बेटा छोटा सा इधर आर्गन डायग्राम। ठीक है, 0, ये आया 1, ये आया 2, ये आया -1, ये आया -2। ठीक है, √3 1 पॉइंट समथिंग होता है। अब पॉजिटिव है रियल का और इमेजिनरी का है -√3। -√3 अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे होगा। तो ये बना 1 और ये आ गया जी जो फाइंड करना है। ये आर्ग्यूमेंट है थीटा जो फाइंड करने निकले हम। तो क्या होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए क्या बताया था बेटा मैंने? -tan इनवर्स
क्या होगा, साइन नहीं लेने हैं, इमेजिनरी का वैल्यू अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय रियल की वैल्यू 1। सो यहाँ से मेरे पास आंसर आ जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल्स टू माइनस tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 3 का वैल्यू अगर अपने कैलकुलेटर से देखें तो पाई बाय 3 आता है, और ये नेगेटिव 7 लगाना है, दैट इज द आंसर, क्योंकि ये नेगेटिव बता रहा है कि आपकी जो डायरेक्शन होगी दैट इज गोइंग टू बी इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सबको क्लियर है बेटा? फिर दूसरे वाले को पकड़ते हैं, फिर आप लोग नोट डाउन कीजिएगा, -1 माइनस अंडर रूट 3 आए। इसमें क्या होगा, मॉडुलस सबसे पहले निकाला, अंडर रूट, ये ले -1 माइनस, इस मॉडुलस में 7 भी डाल दो कोई मसला नहीं है। मैं यूजुअली रिकमेंड करता हूँ कि ना ही डाला करें, ताकि आप एक जेनेरिक रखें कि भाई नेगेटिव साइन को लेना ही नहीं है, राइट। अक्सर बच्चे फिर गलती कर देते हैं। सो दैट विल बी इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, ये मेरा मॉडुलस आ गया। आर्ग्यूमेंट के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो भाई छोटा सा आर्गन डायग्राम बनेगा, ठीक है। ये आ गया जी 0, -1 -2 -1 -2, ठीक है। रियल की वैल्यू -1, इमेजिनरी माइनस अंडर रूट ऑफ 3, ये ले जी, ये बन गई, ये पॉइंट है, ये ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ऑल द वे अराउंड कौन सा एंगल बनेगा आपके पास, यहाँ से ऑल द वे अराउंड ये फाइंड करना है। तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए क्या था, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल्स टू माइनस पाई माइनस tan इनवर्स, क्या था जी, अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 1। तो क्या होगी वैल्यू, दैट इज गोइंग टू बी माइनस पाई माइनस tan इनवर्स पाई बाय 3, इसकी वैल्यू कितनी, सॉरी अंडर रूट ऑफ 3, इसकी वैल्यू कितनी थी, दैट वाज पाई बाय 3। तो क्या बन जाएगी हमारे पास, दैट इज गोइंग टू बी माइनस 3 बीइंग एलसीएम 3 पाई माइनस पाई, तो वो कितना बन जाएगा हमारे पास, दैट विल बी इक्वल्स टू -2 पाई डिवाइडेड बाय 3, एंड दैट इज द आंसर फॉर अस। सबको क्लियर है बेटा ये चीज? जल्दी से इसको नोट डाउन कर लें। अब जो नेक्स्ट हमारे पास बेटा चीज आती है, दैट इज, गौर से देखिएगा, अगर आप अभी तक देखो तो आप जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते थे बेटा, दैट यूज्ड टू बी z इज इक्वल्स टू x प्लस वाई आई, राइट। अब इसमें हमने ये पढ़ा था, अगर मैं एक रिकॉल लूँ तो मैंने ये कहा था कि भाई ये मेरे पास एक्सेस बन जाती है, राइट। तो ये मेरी रियल एक्सेस होती है, ये मेरी इमेजिनरी एक्सेस है। यहाँ पे दिस इज गोइंग टू बी योर थीटा, ठीक है, और ये मेरा आर होता था। अब पॉइंट यहाँ पे ये है कि आर हम मॉडुलस के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है, और थीटा हम लोगों ने यूज़ किया आर्गुमेंट के लिए, राइट जी। अब पॉइंट ये है कि ये वाली जो फॉर्म होती है ना बेटा, ये वाली जो फॉर्म है, इस फॉर्म को हम कहते हैं कार्टीजियन फॉर्म, कार्टीजियन फॉर्म। नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, यूज नहीं करता, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूं। अब दिस इज वन ऑफ द फॉर्म टू रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का वन ऑफ द वे है। हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स को लिखने का एक और फॉर्म भी होती है, जिसको अब हम स्टडी करने वाले हैं, एंड दैट पर्टिकुलर फॉर्म इज नोन एज पोलर फॉर्म, ठीक है। अब ये जो पोलर फॉर्म है,
ये बनती कैसे है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पेपर में इंपॉर्टेंट नहीं है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखो मैंने अभी एक बात बोली है कि भैया हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता है एक्स प्लस वाई आई इस पर्टिकुलर फॉर्म में। अगर मैंने कहा है कि जी आर मेरा मॉडुलस है जो कि इस लाइन की लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है और एंगल थीटा है, अगर मैं इसको बेटा रिजॉल्व करूं यहाँ पे तो ये 90 डिग्री बनेगा। ये साइड बन गई आर साइन ऑफ थीटा, ये बन गया आर कॉस ऑफ थीटा। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो मेरे पास आर साइन ऑफ थीटा है ये इवेंचुअली मेरा y है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है ये y के इधर लिखा हुआ है, और ये मेरे पास मेरा क्या है, द रियल नंबर विच इज गोइंग टू बी रिप्रेजेंटिंग माई x। एग्री करते हो बेटा मेरे साथ इस पॉइंट पे? ओके अब मैं x की जगह पे, ये जो मेरा x है इसकी जगह पे अगर मैं लिख दूं r cos ऑफ थीटा प्लस y की जगह पे मैं लिख दूं r sin ऑफ थीटा, और ये मैंने डाल दिया i। तो इसको अगर मैं यहाँ से बेटा r को कॉमन लूँ तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ दैट दिस इज गोइंग टू बी cos ऑफ थीटा प्लस sin ऑफ थीटा टाइम्स। तो ये जो फॉर्म होती है इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं बेटा, ये आपकी पोलर फॉर्म है। तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए दो चीजें चाहिए, एक आपको आपका आर चाहिए जो कि आपका मॉडुलस है, और दूसरा आपको क्या चाहिए, ये थीटा की वैल्यू चाहिए, और कॉस और साइन की फॉर्म में ही हम अपना आंसर कंक्लूड आउट कर देंगे। ठीक होगी बात? इसी तरीके से एक और फॉर्म होती है जिसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। वो कैसी फॉर्म होती है, दैट इज z इज इक्वल्स टू r e रेज टू पावर i थीटा। ये जो फॉर्म है ये आपकी क्या कहलाती है, दैट इज नोन एज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। r अगेन, r याद रखिएगा हमेशा मॉडुलस को कहा जाता है, थीटा हमेशा आर्ग्यूमेंट को कहा जाता है, ये याद रखना है। तो हमें वो क्वेश्चन में कहता होता है कि भाई इसको पोलर फॉर्म में लिखो या इसको अपनी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो, तो वो हमें लिखना होता है, ठीक है। ये नोट डाउन हो गया बेटा? ओके एक एग्जांपल से फर्दर समझते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास है बेटा z, और मैं आपसे कहता हूं इसको कन्वर्ट करो टू पोलर एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। राइट तो क्या होगा, सबसे पहले बेटा आपने r निकाल लेना है, दैट इज गोइंग टू बी 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर विच इज गोइंग टू बी अंडर रूट ऑफ 34। ठीक है, दूसरा आपने निकाल लेना है थीटा। अब थीटा के लिए याद रखना आर्ग्यूमेंट के लिए वही रूल है, पहले इधर छोटा सा हमने बनाया, ठीक है, ये मैंने ड्रॉ कर लिया इधर, ये आ गई भाई क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 5 की है, यहाँ पे वैल्यू 3 है, तो ये थीटा होगा फर्स्ट उसके अंदर, तो वो क्या बनेगा tan इनवर्स 3 डिवाइडेड बाय 5, तो वो आपके पास आ जाता है 0.540 रेडियन। ठीक है, अब पोलर फॉर्म कैसी होगी, दैट विल बी इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला बताया मैंने, ये है, आर की वैल्यू कितनी आई बेटा, अंडर रूट 34 मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ 0.540 प्लस आई टाइम्स साइन ऑफ 0.540 एंड आई क्लोज द ब्रैकेट। ये मेरा आंसर बन गया पोलर फॉर्म के लिए। ठीक है, इसी तरीके से
एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर आंसर देना है तो वो क्या बनेगा, क्या फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, ये आया, क्या आएगा, दैट इज गोइंग टू बी z इज इक्वल टू r आपके पास कितना है, अंडर रूट ऑफ 34 ई रेज टू पावर i टाइम्स थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी द आंसर फॉर अस। ठीक होगी बात बेटा? जल्दी से नोट डाउन कर लो। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है, गौर से देखिएगा कि अगर मेरे पास पोलर फॉर्म में गिवन हो और मुझे कन्वर्ट करना है कार्टेशियन फॉर्म में, राइट, तो फिर कैसे होगा, ये बहुत ही आसान होता है। गौर से देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 8 कॉस ऑफ, ब्रैकेट लिखा, कॉस ऑफ पाई बाय 3 प्लस आई टाइम्स साइन ऑफ पाई बाय 3, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं कंक्लूड आउट करूँ तो मुझे पता होना चाहिए फॉर्मूला वॉज r इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा प्लस आई टाइम्स साइन ऑफ थीटा, तो पता होना चाहिए बेटा r किसके इक्वल है, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 8 जो कि मॉडुलस है, और थीटा आर्ग्यूमेंट विल बी पाई बाय 3। अब इसको कार्टेशियन में कन्वर्ट इसलिए करते होते हैं बेटा क्योंकि सबसे इजीएस्ट और मोस्ट कन्वीनियंट जो फॉर्म है ना वो है कार्टेशियन फॉर्म ही, राइट। तो अगर पोलर फॉर्म में हो तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसको कार्टेशियन फॉर्म में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। अब कन्वर्ट करना बेटा बहुत ही आसान है, आपने क्या करना है, दिस इज गोइंग टू बी 8 मल्टीप्लाई बाय कॉस पाई बाय 3 की वैल्यू निकालनी है। मेक श्योर योर कैलकुलेटर इज इन द रेडियन मोड्स, राइट। कॉस पाई बाय 3 की वैल्यू अपने कैलकुलेटर से देखोगे तो 1/2 आती है, प्लस आई टाइम्स साइन पाई बाय 3 की वैल्यू अपने कैलकुलेटर से देखोगे तो √3/2 आ जाती है, राइट। अब मैं कुछ भी नहीं करूँगा, इस 8 को इधर भी मल्टीप्लाई कर दूंगा, इधर भी, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 4 प्लस 4√3i। तो ये मेरे पास क्या आई, ये मेरे पास मेरी कार्टेशियन फॉर्म आ गई जिसमें ये वाली जो वैल्यू है ये मेरी रियल है और ये वाली वैल्यू मेरी इमेजिनरी है। क्लियर होगी बात? तो पोलर से कार्टेशियन में जाना बहुत आसान है, कैलकुलेटर पकड़ लेना है और कॉस और इनकी वैल्यूज निकाल लेनी है। ठीक होगी बात बेटा? सबको क्लियर है? ओके, जल्दी से नोट डाउन कर लें। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर मैं आपको दे दूं और उससे मुझे कार्टेशियन में जाना है, तो वो कैसे करेंगे? इसको करने का तरीका बेटा ये है कि एक्सपोनेंशियल से पहले आपने जाना है पोलर फॉर्म में, पोलर से फिर आपने जाना है कार्टेशियन में, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स से अगर मैंने आपको दिया z इज इक्वल टू 4 e⁻⁴ ठीक है। तो सबसे पहले आपने इसको कन्वर्ट करना है और कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म में। तो पोलर फॉर्म में क्या हो जाएगा बेटा, r की वैल्यू मेरे पास कितनी होगी 4,
थीटा कितना होगा, दैट विल बी पाई बाय 6। कैसे पता चला मुझे? अगर आपको याद हो एक्सपोनेंशियल में आगे क्या लिखा होता था बेटा, ये r होता था जो कि मेरा मॉडुलस है, और ये i के साथ थीटा पड़ा हुआ है जो कि मेरा आर्ग्यूमेंट है, राइट। तो इसको मैंने पहले लिख दिया। तो अब अगर मैं इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो वो मेरे पास क्या होगा? पोलर फॉर्म का फॉर्मूला क्या होता था? इफ यू गाइज रिमेंबर द फॉर्मूला फॉर द पोलर फॉर्म, वो आपके पास क्या था, r इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस आई टाइम्स साइन ऑफ थीटा। तो इसकी पोलर फॉर्म क्या बनेगी? r की वैल्यू मेरी 4 है, मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ पाई बाय 6 प्लस आई टाइम्स साइन ऑफ पाई बाय 6। ठीक है, अब मुझे कुछ भी नहीं करना है। अब मैं कैलकुलेटर पकड़ लूंगा, इस पोलर से अब मैं अपनी कार्टेशियन में आ जाऊंगा। वो कैसे होगा? 4 कॉस पाई बाय 6 की वैल्यू अपने कैलकुलेटर से देखें √3/2 आएगा, प्लस आई टाइम साइन पाई बाय 6 की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, राइट। अब अपने 4 को इधर भी मल्टीप्लाई कर दो बेटा, इधर भी, तो क्या बनेगा? दैट इज गोइंग टू बी 4 मल्टीप्लाई बाय √3/2 क्या होगा? कैंसिल आउट होके 2√3 बच जाएगा, प्लस 4 और 2 कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बच जाएगा? दैट इज गोइंग टू बी 2i। दैट इज गोइंग टू बिकम द आंसर। क्लियर है जी? तो पोलर टू कार्टेशियन इज डैम इजी, एक्सपोनेंशियल टू कार्टेशियन जो है वो भी बहुत आसान है, बस बीच में आपको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। सबको यहां तक क्लियर है बेटा? नेक्स्ट हमारे पास जो चीज आती है दैट इज द कॉन्सेप्ट एंड प्रॉपर्टीज of modulus and argument, right। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट की जहाँ तक बात है, ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं फॉर मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट जो कि हमें याद रखनी है। पहली चीज़ याद रखिएगा, ये डाटा बुकलेट में नहीं गिवन है। अव्वल तो कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई भी मटेरियल डाटा बुकलेट में है नहीं, ठीक है, तो आप लोगों को याद ही करके जाना है। अब ये प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे लिस्ट अप कर रहे हैं और इनको प्लीज़ अपने पास लिख लें, फिर इनको अप्लाई भी करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मॉडुलस ऑफ z1 डॉट z2 विल बी इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ z1 इनटू मॉडुलस ऑफ z2। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पहले तो समझे, अभी लिखिएगा मत प्लीज, पहले इसको समझे, ये समझने वाले ज्यादा है। बेटा अगर मैं आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर देता हूं और मैं आपसे कहता हूं कि जी आप इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, तो ऑब्वियस सी बात है जब आप उनको मल्टीप्लाई करोगे तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास बनेगा। उस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आपके पास मल्टीप्लाई करके आंसर आया है कॉम्प्लेक्स नंबर का, अगर उसका मॉडुलस निकाला जाए वो इक्वल होगा जिन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई किया है उनके इंडिविजुअल मॉडुलसेस को निकालें और उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। सो दिस सेज दैट कि अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करें, जो आंसर रिजल्टिंग कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा उसका मॉडुलस विल बी इक्वल्स टू इंडिविजुअल्स का निकाल के अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। लाइकवाइज हम ये कहते हैं कि अगर मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आर्ग्यूमेंट में सिनेरियो ये होगा दैट आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 डॉट z2 दैट विल बी इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2, राइट। इसका मतलब क्या है कि भाई जो आपके पास रिजल्टिंग आया, ठीक है, उसका आर्ग्यूमेंट अगर आप निकालेंगे दैट विल बी इक्वल्स टू अगर आप इंडिविजुअल्स का आर्ग्यूमेंट निकाल के उनको ऐड अप करते हैं।
ठीक होगी बात। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, अगर मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, z1 divided by z2, this is equals to modulus of z1 divided by modulus of z2। अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं तो उनको डिवाइड करके जो आंसर कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उसका मॉडुलस अगर आप निकालो दैट विल बी इक्वल्स टू इंडिविजुअल्स का निकाल के दोनों को आपस में डिवाइड कर दो। और आर्ग्यूमेंट में इधर क्या स्टोरी होगी बेटा, दैट इज गोइंग टू बी आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 divided by z2 is equals to argument of z1 minus argument of z2। ठीक होगी बात। इसी तरीके से थर्ड कहती है प्रॉपर्टी के मॉडुलस of z raised to power n will be equals to modulus of z raised to power n। मीन्स अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर लिया जाता है या आप उसका क्यूब लेते हैं तो आप या तो पहले इसका स्क्वायर लेके कॉम्प्लेक्स नंबर का आंसर निकाल लें फिर मॉडुलस निकालें, तो वो इक्वल आएगा कि आपने वही जो है, अगर लेट्स से वो स्क्वायर हो रहा है तो पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर कर दिए, उसको जो मॉडुलस आएगा उसके आंसर का भी स्क्वायर कर दें, तो वो आपके पास दोनों वैल्यूज सेम आएंगी। आर्ग्यूमेंट में स्टोरी क्या होगी, आर्ग्यूमेंट में स्टोरी होगी दैट आर्ग्यूमेंट ऑफ z रेज टू पावर n इज इक्वल्स टू, पावर को पीछे ले आओ बेटा, n डॉट आर्ग्यूमेंट ऑफ z कर दो, राइट। अब ये तीन प्रॉपर्टीज हैं जो कि हमारे फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। हमें जो क्वेश्चन एग्जामिनर देता है वो इन्हीं तीन प्रॉपर्टीज से लिंकअप करके देता है। जल्दी से इसको नोट डाउन करो, फिर इसका एक क्वेश्चन करते हैं ताकि हमें फर्दर समझ आए। Okay, let me pick a question to explain these properties. अगर आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले उसने कहा है द कॉम्प्लेक्स नंबर u इज डिफाइंड बाय दिस, ठीक है। सबसे पहले उसने कहा है एक्सप्रेस u इन द फॉर्म ऑफ दिस, राइट। मैं इस पे वर्किंग नहीं कर रहा हूँ फर्स्ट पार्ट की, मैं इसका स्ट्रेट अवे आंसर लिख रहा हूँ। यहाँ पे उसने कहा है 1 + 2i डिवाइडेड बाय 1 - 3i, राइट। आपको पता है कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो वो मेरे पास जो आंसर आता है, मैं स्ट्रेट अवे यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ बिकॉज हमें इस पे बात नहीं करनी है, हमें एक स्टेप आगे को सोचना है। तो ये मेरे पास -1/2 + 1/2i, दैट इज़ द आंसर आफ्टर बीइंग डिवाइडिंग, ठीक है। फिर ये तो हमारे पास हो गया। अब वो हमें कह रहा है, कहता है शो ऑन अ स्केच ऑफ एन आर्गन डायग्राम द पॉइंट ए बी सी रिप्रेजेंटिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर u 1 + 2i 1 - 3i रिस्पेक्टिवली। अच्छा, वो कह रहे हैं भाई ये कॉम्प्लेक्स नंबर पे ये सारे ड्रॉ भी कर दो, आए कर देते हैं फिर आगे चले जाएंगे। दिस इज द आर्गन डायग्राम, दिस इज 0 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3। सबसे पहले
उसने हमारा u किसको कहा है, इसको, ये वाला जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है डिवाइड करके इसको उसने u कहा है, राइट और इसको हमने a लेबल करना है। तो आए करते हैं -1/2 विल बी ओवर हियर एंड +1/2 फॉर द कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी विल बी ओवर हियर। तो इसको मार्क कर देते हैं और यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिया, तो ये मेरे पास मेरा a है। फिर मेरे पास है 1 + 2i, वो मेरे पास कहाँ पे बनेगा, 1 और 2i, दैट इज गोइंग टू बी अपेरेंटली ओवर हियर। ये मेरा b है ज्वाइनिंग ओवर हियर, ठीक है। लास्ट इज 1 - 3i, तो वो मेरे पास क्या बनेगा, 1 एंड -3i, दैट गोज ओवर हियर ऑल द वे अराउंड इधर, और ये मेरा c आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास मेरा सेकेंड पार्ट हो गया। हमें जो करना है वो थर्ड पार्ट है विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, जिस पे हमें बात करनी है। वो और से देखो बेटा, अब उसने हमें क्या कहा है, कहते हैं बाय कंसिडरिंग द आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 + 2i एंड 1 - 3i शो दैट इट रिड्यूसेस टू दिस। मतलब आपको ये बनना चाहिए। बेटा हम करके क्या आए हैं, गौर से देखो, उसने हमें क्वेश्चन में दिया था 1 + 2i डिवाइडेड बाय 1 - 3i इक्वल्स टू, हमने इसको बनाया 1/2 + 1/2i, डिवाइड करके ये आंसर बनता है। अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई है, मैंने आपको कहा है प्रॉपर्टी ये है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं तो उनके आर्ग्यूमेंट्स आपस में क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे, और वो किसके बराबर होगा कि डिवाइड करके जो आंसर आया है उसका अगर हम आर्ग्यूमेंट निकाल लें। तो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ -1/2 + 1/2i विल बी इक्वल्स टू किसके, आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 + 2i माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 - 3i। इन दोनों का क्योंकि आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो इनके आर्ग्यूमेंट्स इंडिविजुअली निकाले मैंने, ये इसका हुआ, ये इस वाले का हुआ, दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट विल बी इक्वल्स टू, इनको डिवाइड करके जो आंसर आया उसके आर्ग्यूमेंट में। इस स्टेटमेंट से सारे एग्री करते हैं मेरे साथ, थम्स अप चाहिए मुझे, ओके। अब गौर से देखो, बड़े ध्यान से इसको देखना है। अगर हम देखें इस पे आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 + 2i, तो इसका आर्ग्यूमेंट कैसे निकलेगा बेटा, tan इनवर्स। देखो एग्जामिनर ने आपसे ना जानबूझ के पिछले वाले में इसका ड्रॉ करवाया है, रीजन है कोई उसने ड्रॉ करवाया है। ये वाला जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या होता था, tan इनवर्स 2 इमेजिनरी डिवाइडेड बाय रियल, माइनस इधर ये वाला आपके पास किधर पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है, इसके लिए एंगल ये वाला होता था। तो इधर हमें क्या करना होता था, अगर आपको याद हो, -tan इनवर्स ऑफ थीटा होता था। तो क्या बनेगा बेटा यहाँ पे, -tan इनवर्स 3 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। इधर क्या होगा, इक्वल्स टू, क्या करेंगे, ये हमारे पास है ऑल द वे अराउंड ये वाला। तो अगर आपको याद हो तो यहाँ पे कैसे निकालते थे, दैट वाज पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी डिवाइडेड बाय रियल। याद है जो हम लोगों ने क्वाड्रेंट्स वाले बनाए थे सारे, ये वही वाला कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं मैं। क्या बनेगा हमारे पास, दिस इज गोइंग टू बी पाई माइनस tan इनवर्स 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2। सबको ये वाला क्लियर है बेटा, ओके। आइए जरा फर्दर चलते हैं, क्या बनेगा हमारे पास, कैन आई राइट दैट दिस इज tan इनवर्स ऑफ 2, ये माइनस और माइनस हुआ प्लस tan इनवर्स ऑफ 3 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या होगा, पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ 1। अब अगर आप tan इनवर्स ऑफ 1 करो तो वो हमारे पास कितना आता है, दैट इज गोइंग टू बी पाई बाय 4, और ये वाला एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं पाई माइनस पाई बाय 4 करूँ तो वो मेरे पास कितना आएगा बेटा, दैट इज गोइंग टू बी 3 पाई डिवाइडेड बाय 4, और यहाँ पे ये वाला मेरे पास एज इट इज आ गया नीचे,
तो उसने हमें क्या कहा था, उसने कहा था शो करो कि ये वाली इक्वेशन आपके पास बने. सो दिस इज हाउ वी आर सपोज टू यूज द प्रॉपर्टीज इन ऑर्डर टू शो दैट इक्वेशन. क्लियर है बेटा?